नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास को। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा ऐसा है कि जिससे हिंदुस्तान की राजनीति अब तक तो दूर रही, लेकिन जब राजनीति का स्वार्थ बढ़ जाता है, नेताओं की राजनीति की लाल टपकने लगती है तो किसी को नहीं छोड़ते। और इस बार अब राजनीति ने घेर लिया है सेना, और इसलिए आज के बिंदास में हम कह रहे हैं ममता बनर्जी को और देश के तमाम वो सारे राजनेताओं को जो सेना को राजनीति में खींचने का प्रयास करें। सही है, यह आज के बिंदास का मुद्दा है और हम चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान जो सेना के साथ प्रेम करता है, जिनकी हर सांस सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हमारा सेना का जवान सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान के लिए खड़ा है। क्या हम उस जवान को कुछ ऐसा सोचने देंगे जो उसने सोचना नहीं चाहिए? और इसलिए हम उसके बारे में सोचेंगे। हम ऐसे तुच्छ राजनेताओं को उनकी जगह दिखाएंगे, बेखौफ होकर बात करेंगे। अगले घंटे तक हिंदुस्तान बोलेगा और ये बदमाश नेता सुनेंगे। और इसलिए आपके कॉल लेने के पहले हम विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। राजनीति अब इतनी गिर गई है कि नेता अब सेना को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही मामला देखने को मिला है अब सेना के रूटीन एक्सरसाइज पर। नोटबंदी पर सरकार की आलोचना करने वाली ममता बनर्जी ने अब सेना की रूटीन एक्सरसाइज पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र ने बिना राज्य की परमिशन के सेना को बंगाल में तैनात किया। वहीं सेना ने साफ कर दिया कि यह रूटीन अभ्यास था। इस रूटीन अभ्यास में सेना ने राज्य इकाई और पुलिस दोनों का सहयोग लिया, लेकिन सेना के रूटीन अभ्यास को ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाकर संसद में और बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। जी हां, आज विपक्ष की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है, आज सेना को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। जब विरोध करने का कोई और तरीका नहीं होता तो हर देशहित के काम पर राजनीति होने लगती है। सेना हर आपातकाल से निपटने के लिए रूटीन अभ्यास करती है। सेना को युद्ध से निपटने के लिए अभ्यास करना होता है। युद्ध के वक्त सेना क्या क्या कर सकती है, वो सब रूटीन अभ्यास का हिस्सा होता है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सेना नियमित अभ्यास करती है। हर स्टेट में सेना का रूटीन अभ्यास होता है। आज भी सेना बंगाल के साथ असम जैसे पूर्वी राज्यों में रूटीन अभ्यास कर रही थी, मगर बंगाल में सेना के रूटीन अभ्यास पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को हमारी सेना पर विश्वास नहीं? क्या ममता बनर्जी के लिए बंगाल दूसरे प्रदेशों से अलग है? क्या सेना को प्राकृतिक आपदा और युद्ध के वक्त सेना की जरूरत नहीं है? क्या बांग्लादेशी आतंकियों से निपटने के लिए सेना की जरूरत नहीं? आए दिन बंगाल में बांग्लादेशी कट्टरपंथी लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, पुलिस थानों को जलाते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, लेकिन ममता चुप रहती है। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्या ममता बनर्जी वाकई सभी लोगों की मुख्यमंत्री हैं? जिनके घर जलाए जाते हैं उनके लिए ममता क्यों आगे नहीं आती? क्यों उनके लिए संसद में ममता के लोग आवाज नहीं उठाते? वहीं ममता बनर्जी के बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के अपहरण होते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन पर बोलने के बजाय चिढ़ जाती है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ममता बनर्जी वाकई बंगाल को सही दिशा में ले जा रही हैं? क्या वाकई बंगाल अब बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर हो गया है? वैसे तो आपने आज दिन भर इस आग को सब देश में लगते हुए देखा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जरा इस कुतर्कों को भी सुन लीजिए। Jurisdiction is earmarked and there is a Lakshman Rekha for everything, and this Modi government caused all the Lakshman Rekhas, and that's why this political vendetta, even army, I have a great respect for them, great regards for them, we are proud of them. I said all the jawans, including army and my administration, whoever worked for the administration, they are also doing good work, very tough work. I have a great respect for them. But why they will be used for a political
सेना की तरफ से उनका पक्ष एक बार समझ लेते हैं। So, press brief today is by Headquarter Bengal area for the conduct of data collection exercise, which is already on from 28th November, 30th November to 2nd December. Army formations in Eastern Command at local levels are carrying out routine annual data collection exercises on availability of load carriers at all the major entry points in various states. This is being done in coordination with local police authorities. The exercise was earlier planned on the night 27-28 of 2016. The dates were changed to 30th November to 2nd December on a specific request by Kolkata Police due to Bharat Bandh on 28th. This is an annual exercise carried out every year. A similar exercise in Eastern Command was carried out in 2015 at the same locations from 19 to 21st November 15. That is last year. You may please note also, the similar exercise has also been carried out in Jharkhand, UP and Bihar from 26 September to 1st October this year. The exercise involving Jharkhand, UP, Bihar were also done by Central Command from 19 to 21st November last year at Meerut, Dehradun, Allahabad, Danapur, Lucknow, Raipur, Ranchi, Gaya, Jamshedpur and Roorkee. Allegation of collection of money by army personnel is totally. और चर्चा शुरू करने के पहले सबसे गंदी भाषा में तृणमूल के प्रवक्ता का यह बयान भी है। मैं रक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्टेट बोलना चाहता हूं, गवर्नमेंट को स्टेट बोलना चाहता हूं। हमको एक चिट्ठी दिखाइए, एक चिट्ठी या कोई कम्युनिकेशन दिखाइए यहाँ की इनके पास है जो स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट आर्मी को परमिशन दिया, हाँ बोला हामी आओ। ऐसा कोई चिट्ठी आपको नहीं मिलेंगे। एक ही चिट्ठी है जो कलकत्ता पुलिस का एडिशनल कमिश्नर चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में मैं टेबल करूंगा मंडे मॉर्निंग, वहां लिखा है आप अब यहां मत भेजो। ये एक नंबर है। तो कोई चिट्ठी दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ और जो डॉक्यूमेंट बोलता है जहां स्टेट परमिशन दिया। मैं आज 5 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से बात किया, 4 या 5, पूछा हम स्टेट गवर्नमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए आर्मी का डिप्लॉयमेंट स्टेट का परमिशन लेता है? सभी बोला हाँ। विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट द आर्मी कैन नॉट गो इन। वेयर इज दैट चिट्ठी? कोई चिट्ठी दिया स्टेट गवर्नमेंट? नहीं दिया। मैं चैलेंज करके तो ये है कुतर्क। ये तृणमूल के नेता और खास करके ममता बनर्जी, पुलिस तो क्या करती है ममता को पता नहीं, क्योंकि ममता वहां के गुंडों के साथ और खास करके जो बांग्लादेशी घुस बैठी है बंगाल में नंगा नाच करे उन पर ज्यादा होती है। और उसके बावजूद जिस प्रकार के बयान ममता और ममता के प्रवक्ता दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है नहीं या शोभनीय है नहीं, बल्कि कुतर्कों की सीमा रेखा को लांघने वाले हैं। और इसलिए हिंदुस्तान भी इसका विरोध करना चाहिए। अगर ममता का ठीक से विरोध नहीं हुआ तो बात बात पर विरोध करने वाले केजरीवाल और 4 कदम आगे चल जाएंगे, क्योंकि मोदी का सबसे बड़ा विरोधी कौन? इस कंपटीशन में उतरे हुए नेताओं की सीमा कोई तय नहीं कर सकता। हमारे साथ सेना के 2 विशेष कार्य कर चुके अधिकारी है। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी है जिनको वीर चक्र मिला है, साथ में खन्ना जी है और साथ में हमारे साथ एक अलग क्षेत्र को, बॉलीवुड को, टॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आज हमने युवा प्रतिनिधित्व के तौर पर प्राची धर्माधिकारी को बिठाया है। सबसे पहले टीपीएस त्यागी के पास चलते। टीपीएस त्यागी, हिंदुस्तान में सेना के जवानों का माला लेकर स्वागत नहीं होता, ये दुर्भाग्य तो है ही, लेकिन अब हमारे पुलिस या हमारे नेताओं को पूछे बगैर हमारे राज्य में कैसे आ गई? इतने भी बुरे दिन देखने कैसे आ गए? जब युद्ध जैसे हालात हो तब हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर सेना को जाने का पूरा अधिकार है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये है कि ये जो रूटीन एक्सरसाइज हैं
ये आज की नहीं है सर, ये पिछले 15 साल से चल रही हैं। ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में चल रही हैं। और कुछ ऐसे एक्सेस पॉइंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है जहां पे लोडेड व्हीकल्स का मूवमेंट, टैंक ट्रांसपोर्टर्स का टर्निंग रेडियस, ये चेक किया जाता है। अब ये जो यहाँ पे आर्मी की रूटीन एक्सरसाइज थी, इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई, इसकी जानकारी बराबर दी गई कि ये 28 से 30 तक होगी। जवाब आया कि 28 तारीख को चूंकि भारत बंद है, लिहाजा इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बाद ये एक्सरसाइज हुई। हमको तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कानून के खिलाफ कौन सी बात हो गई, कोई नया बात कहाँ से हो गई। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इन्होंने फौज के ऊपर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि मेरा तख्ता पलट करने के लिए फौज यहाँ बुलाई गई। क्यों साहब? फौज तो इंटर रिलीजियस है, इंटर लिंग्विस्टिक है, तरह तरह की उसमें बटालियन है, कहीं बिहार बटालियन, कहीं राजपूत बटालियन। हिंदुस्तान की फौज कभी तख्ता पलट नहीं कर सकती। मगर इसके बाद जो दूसरी और शर्मनाक तहमत लगाई गई, वो ये लगाई गई कि साहब फौज जो है, इन्होंने तो हाईवे के टोल प्लाजा पे पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए, हफ्ता मांगना शुरू कर दिया। कोई पूछे इनसे कि भाई 1 हफ्ते तो फौज रुकी नहीं। और दूसरी बात, फौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने पैसे वसूले, मैं समझता हूँ कि नीचे गिरने के स्तर की पराकाष्ठा है। ये ऐसा कभी किसी से सुना न देखा। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में और भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ भी एक्सरसाइज चल रही है। यूपी में चली, झारखंड में चली, वहाँ के तो किसी चीफ मिनिस्टर ने कभी ऐसा नहीं कहा। अब ऐसे में ये कह देना कि वी आर प्राउड ऑफ योर सोल्जर्स, ये बेमानी है। अगर प्राउड ऑफ सोल्जर थे तो सोल्जर के बारे में कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये जो सिपाहियों के साथ राजनीति हो रही है, समझ नहीं रही हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। नहीं मालूम है आज जो सेना के ऊपर, सरहद के ऊपर सिपाही बैठा है, कि आज रात को वो जिंदा रहेगा या नहीं जिंदा रहेगा। और आजकल सबके पास मोबाइल है, और वो देख रहे हैं कि हमारे नेता कैसा बिहेव कर रहे हैं। उसके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूँ, क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूँ जो मेरे ऊपर आरोप लगाएं कि ये टोल प्लाजा के ऊपर पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। उसका मोराल गिर रहा है, उसका जज्बा गिर रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल त्यागी जी, पाकिस्तान भी जो आरोप हिंदुस्तानी सेना के ऊपर नहीं लगा सकता या देश का कोई दुश्मन नहीं लगा सकता, इतना गंदा आरोप अगर ममता बनर्जी जैसी राजनेता लगाती है तो निश्चित तौर पर इसका पूरे हिंदुस्तान ने खुलकर निषेध और विरोध करना चाहिए। खन्ना जी, ऐसे दिन तो आपने भी कभी नहीं देखे होंगे। देखिए, हमारे जो सर्विस कैरियर के अंदर ही ये इसको इम्प्रेसमेंट कहते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो उस टाइम के अंदर जो है गाड़ियाँ कितनी जो है सिविल गाड़ियाँ कितनी इम्प्रेस कर सकते हैं ताकि उनको यूज़ किया जा सकते आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, सभी के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। और उसके लिए ये रूटीन एक्सरसाइज ही चलती है। ये मैं मानता हूं कि ये जो है आमतौर पर परमिशन वगैरह क्या है आपस में मेल जोल करके लेते हैं, पर आज का मैं ये जो अभी हुआ किस्सा है जो आज का 2 दिन से चल रहा है, ये मैं सोचता हूं क्योंकि ये बिकॉज माहौल जो है नवंबर के बाद में कुछ ऐसा बन गया है, उसी वजह से सब हुआ है। नहीं तो ये एक्सरसाइज तो हमेशा चलती रही है और किसी ने कहीं नहीं कभी भी नहीं कहा है। और ये जो बना है, ये आई थिंक दे शुड हैव हैंडल्ड इट मोर अप्रोप्रिएटली, बोथ साइड ऑल्सो, उनके स्टेट की साइड से भी और आर्मी फोर्स की, आर्मी की साइड से भी है। और ये जो दूसरा है इल्ज़ाम लगाना आर्मी के ऊपर के उन्होंने पैसे वगैरह लिए हैं टोल प्लाजा से, तो ये तो खैर गलत बात है। ऐसा तो कोई कभी मैंने ना सुना है और ना ही कभी करेंगे। पर ये मेरी हिंदुस्तान का युवा शायद, मतलब हमारे, मैंने तो इस 43 साल की उम्र तक इतना राष्ट्रवाद युवाओं में कभी नहीं देखा। ये जो इतना राष्ट्रवाद आज हिंदुस्तान की युवा में है, उसका बहुत बड़ा कारण सेना के जवानों का इस देश के लिए जान देना है। ऐसे समय में ममता बनर्जी का ये तुच्छ राजनीति का कृत्य क्या कहेगी? बहुत ही बेहद शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी ये नहीं देख रही है कि जेनोसाइड हो रहा है एक पर्टिकुलर जमात के साथ वहां पर।
हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप में कोलकाता से और कोलकाता के आसपास के इलाकों से, वेस्ट बंगाल से मैसेजेस आते हैं कि ये देखिए दीदी हमारे साथ क्या हो रहा है, या मेरे फ्रेंड्स एसएमएस करते हैं कि प्राची तुम क्या कुछ कर सकती हो। तो मुझे इतना बुरा लगता है वो घर जले हुए देखकर। और पहले दिन बताते हैं कि बेटे और बाप को मारा गया, दूसरे दिन कहते हैं बाप ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके टांके हाथ से खोल दिए गए। क्या ऐसी न्यूज़ मीडिया कभी दिखाने की हिम्मत रख सकता है? ममता बिल्कुल बनर्जी केवल सुदर्शन दिखाता है। जी हाँ, बंगाल बिल्कुल। के अंदर का ये बांग्लादेशियों का नंगा नाच मालदा को नेशनल न्यूज हमने बनाया, और अभी परसों 29 तारीख को ममता बनर्जी के साथ मेरा चलते चलते तय हुआ था, लेकिन लास्ट मिनट पर उन्होंने कैंसिल किया क्योंकि उनको पता था कि वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। ममता बनर्जी केवल सवाल उठाना जानती है, जवाब देना नहीं। प्राची, कायरता की निशानी है क्योंकि वो सब बातें कर रही है। उनको लालच है सिर्फ वोट बैंक का, बांग्लादेशी घुसपैठियों को राशन कार्ड प्रोवाइड करने का, जो क्योंकि उन्हें पता है वो वोट देंगे, असली जो अच्छे लोग हैं वो वोट नहीं देंगे क्योंकि वो सुशासन भरी सरकार चाहते हैं। और जो सुशासन भरी सरकार चाहता है वो ममता बनर्जी को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि 100 सुनार की 1 लोहार की होता है। तो इन्होंने जो ये गंदगी मचा रखी है वहाँ पर, इसको हटाने के लिए लोग जो हैं वो आंसर देने वाले हैं वोट के जरिए, लेकिन जो असली लोग हैं उनको वहाँ से रिप्लेस करके उनकी जगह बांग्लादेशियों को लाके हमारे लोगों को वहाँ से खदेड़ के, मार के, जला के उन्हें इस स्थिति में ले आना, या तो वो खुद पलायन कर जाएं या वो आत्महत्या कर लें या मर जाएं। और सेना पे इस तरह से तोहमत लगाना, मैं भारत की बेटी हूँ, मेरा भारत का भाई वहाँ पर बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट करा मरने का? नहीं करा है। तो ममता बनर्जी किसी अपने घर के बच्चे को ज़रा डाल के वहाँ भेजे सेना पे और उससे पूछे कि कैसा लग रहा है। सुबह शाम जब माँ इंतज़ार करती है, बीवी इंतज़ार करती कि मेरा पति कभी आएगा या नहीं आएगा, या कभी कहीं मारा गया। उन्हें वाकई में, जैसे कि ब्रिगेडियर सर ने कहा कि कब उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो कल का सुबह सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। इस तरह की जो हरकतें हैं इन लोगों की, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जब ये इस तरह की बात अपने मुंह से निकालते हैं, ये उन माओं को गाली देते हैं, ये सेना को गाली नहीं देते हैं, ये उन माओं को गाली देते हैं, हमारे विश्वास को गाली देते हैं जो हम सेना पे करते हैं। सेना हमारे लिए वहाँ रात दिन लड़ रही है, वो हमको जानते भी नहीं है, हम उनके बदौलत यहाँ सुख चैन से जीते हैं। और वाकई में राष्ट्रवाद बिल्कुल हम युवाओं पर है और ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, ना आप, ना मैं, ना कोई भी। बिल्कुल। और ये जो सवाल उठा है, इस पर जो हम आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कारण है, देखिए। ममता बनर्जी का सेना पर विश्वास नहीं करना। सेना पूरे देश की सुरक्षा के लिए होती है। अगर किसी मुख्यमंत्री को सेना पर विश्वास नहीं है तो यह देश के साथ उस मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि सेना हमेशा देश के लिए जीती है और देश के लिए मरती है। सेना को ओछी राजनीति में घसीटना। ऐसा नहीं है कि सेना पहली बार बंगाल में रूटीन अभ्यास कर रही है। सेना हमेशा से ऐसे रूटीन अभ्यास करती चली आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने सेना के रूटीन अभ्यास पर सवाल खड़े करके ओछी राजनीति का संदेश देश को दिया है। सेना का स्थानीय प्रशासन से मिलकर अभ्यास करने पर भी ममता का अड़ंगा। सेना ने राज्य प्रशासन के साथ मिलकर रूटीन अभ्यास किया। ऐसे में कोई सवाल नहीं बनता कि सेना ने राज्य को पहले नहीं बताया, क्योंकि सेना ने सभी दस्तावेज जारी कर दिए हैं स्थानीय प्रशासन से चर्चा के बारे में। ऐसे में ममता की ओछी राजनीति एक बार फिर सामने आ गई है। विपक्ष के पास विरोध करने का कोई अच्छा तरीका न होना। विपक्ष का काम सरकार के कार्यों का सिर्फ विरोध करना रह गया है। ऐसे में विपक्ष के कुछ नेता ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि सेना को राजनीति से अलग रखा जाए, क्योंकि सेना गैर राजनीतिक है। ऐसे में सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। सेना के रूटीन अभ्यास में दखल। सेना बिना किसी हाइप के अपने सैन्य अभ्यास को अंजाम देती है, क्योंकि वो हर ऐसे अभ्यास करती है जो दुश्मन की नजरों में गुप्त रहें। लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग सेना की रणनीति को ही बेपर्दा कर देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं भारत सरकार के प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, नागरिक विकास मंत्री वेंकैया नायडू क्या कहें। कुछ पार्टियों ने फौज को लेकर उसको राजनीतिक रंग देने के लिए कोशिश किया और कहा एक कूप हो रहे, कुछ षड्यंत्र है, गैर संवैधानिक काम हो रहे। ये सब सरासर गलत है, झूठ है, दुष्प्रचार का भाग है। जो आर्मी ने किया ये रूटीन एक्सरसाइज है,
हर एक साल करते हैं, देश में हर एक प्रदेश में करते हैं। बंगाल में भी गत बार लास्ट ईयर भी हुआ है, और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में, अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में ये एक्सरसाइज चलते रहते हैं। इमरजेंसी कुछ फायर एक्सीडेंट्स के लिए, एवैक्यूएशन के लिए हो सकता है, इमरजेंसी सुनामी हो सकता है। हम लोग जब भी इमरजेंसी आता है देश में, हम लोग फौज को बुलाते हैं, उनका सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो उस संदर्भ में मंत्री जी ने कहा एक्सरसाइज करके कितना ट्रक्स उस समय, उस टाइम में कितना हेवी ट्रक्स उस इलाके में जाते हैं उसका नोट करते हैं। इसमें आपत्ति क्या है, इसमें कूप कहां से आया, इसमें राजनीतिकरण कहां है, इसमें गैर संविधानिक क्या है। आर्मी और हम आपको बंगाल से भारत सरकार में मंत्री सांसद बाबुल सुप्रियो क्या कहते हैं सुनाते हैं। ये बाबुल सुप्रियो के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले दिनों एक इनके नाम पर एक ऐसे वीडियो को खपाया गया जिसमें ये नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने एक मारपीट के वीडियो में बाबुल सुप्रियो को दिखाता है। बाबुल सुप्रियो क्या कहते हैं ममता के आज के ड्रामे पे देखिए। सारे दस्तावेज सामने 28-29 को ये बात होने वाली थी, ये रूटीन चेकअप होने वाली थी, जो पुलिस को बता के 1-2 तारीख को किया गया था। वो किस लिए? क्योंकि 28 तारीख को वहां पे बंद बुलाई गई थी। सारे कंटिन्यूअसली आर्मी ट्वीट कर रहे हैं। आप ना ही सिर्फ आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं ऐसे टाइम पे जब आर्मी हमारे लिए हर दिन अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं वहां पे, और ऊपर से आप ये भी बोल रहे हैं कि वो ट्रक को रोक के पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। ये अगर भारतवर्ष में इसी टाइप का बयान अगर कोई चीफ मिनिस्टर देने लगे तो बहुत शर्मनाक घटना है। और मुझे शर्म आ रही है कि मैं बंगाल से इस तरीके की बातें जो है पार्लियामेंट में आ रही है, मुझे भी इस चीज से बहुत शर्मिंदगी है। तो आपने देखा कि तमाम सारी प्रतिक्रियाएं कारणों पर भी नजर डाली। अब हम परिणाम और उपाय की तरफ भी जाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो, और बिंदास में हम ममता बनर्जी और इस देश के उन तुच्छ राजनेताओं को उनकी जगह दिखा रहे हैं जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि देश भर के लोग क्या प्रतिक्रिया है। अब हमारे इस कार्यक्रम को इस टीवी पर लाइव देखने के साथ साथ मोबाइल पर, इंटरनेट पर या दुनिया के किसी भी प्रकार की किसी भी टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के डिवाइस पर sudarshannews.com पर जाकर देख सकते हैं। साथ में इस कार्यक्रम में अगर आप लाइव में शो में कॉल नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, जिसको हम इस शो में सम्मिलित करें। अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपके सामने हिंदुस्तान की इस समय के कुतर्कों के सबसे बड़े बादशाह दिग्विजय सिंह का बाइट सुना। नेशनल इमरजेंसी लगाने की तब हालत होती है जबकि कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ा जाए कि राज्य सरकार भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और राज्य सरकार भी संवैधानिक ड्यूटीज का निराकरण नहीं कर पा रही है, तो ही नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान संविधान में है। तो उनके कहने पर नेशनल इमरजेंसी का जो व्यवस्था आई, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। और इस पर केंद्र सरकार ने, अगर आर्मी ने कोई पेपर्स पुटअप किए हैं तो जो बंगाल की सरकार भी इसके पेपर्स पब्लिक डोमेन में ला रही है, और उसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, लेकिन इस प्रकार की संवादहीनता केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में देश के जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है। कर्नल डीपीएस त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, लगता है कि अब देश के हर राजनेता को लग रहा है कि उनके राज्य में कुछ करना हो तो मोदी जी ने उनको फोन करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कारण उसका ये कि ममता जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ममता जी ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुरंत उनके हिमायत में आ गए दिग्विजय सिंह जी,
अरविंद केजरीवाल जी, मायावती जी और गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी आज़ाद ने आज पार्लियामेंट में एक बयान दिया कि ऐसा कभी देखा न सुना। कैसा? जो कलकत्ता में हुआ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 में दिल्ली की तरफ भी कुछ एक रूटीन एक्सरसाइज में एक बटालियन ने मूव किया था। इन लोगों ने शोर मचा दिया था कि शायद ये दिल्ली के ऊपर कूप करने वाले हैं। उस वक्त इनके हमेशा चुप रहने वाले प्रधानमंत्री ने खड़े होके पार्लियामेंट में कहा था कि नो, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग एंड इट इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज ऑफ आर्मी। उस टाइम क्या गुलाम नबी आज़ाद नहीं थे पार्लियामेंट में? क्या उनको नहीं मालूम था कि रूटीन एक्सरसाइज होती हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आज बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो सर सवाल ये उठता है कि ये झूठ बोलने वाले लोग, ये अपराध करने वाले लोग, इनसे ज़्यादा अपराधी वो हैं जो इनकी हिमायत करते हैं। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां अंग्रेजों को मारने से पहले उनके मुखबिरों को मारते थे। हमारा तो सरकार से और देश की जनता से ये अनुरोध है कि पहले ऐसे लोगों के हिमायतियों को पकड़ो, उनका बहिष्कार करो, उनका सामूहिक भी सामाजिक भी बहिष्कार करो, उनके फंक्शन में मत जाओ। कोई आवश्यकता नहीं उनके चारों तरफ कुत्ते की तरह से मुँह चिल्लाते हुए घूमने की, खुद उनको सबक मिल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये सारा मामला उठा ही क्यों है? गुलाम नबी जैसे लोग क्या केवल राजनीति की गुलामी के लिए इतना गिरना जरूरी है? लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम जो नाम त्यागी जिन्हें लिए, वो केजरीवाल हो, मायावती हो, ये सब लोग केवल इसमें राजनीति देख रहे हैं। हम की राजनीति करो, अपने राजनीतिक दल चला रहे हो, आपको राजनीति करने का अधिकार है, मोदी जी के खिलाफ बोलने का अधिकार है, किसी के भी खिलाफ बोलने का अधिकार है, लेकिन ये छूट सेना के खिलाफ किसी को नहीं। हिंदुस्तान इसको कभी सहन नहीं करेगा और ऐसी हरकतें अगर बार बार और अगली बार होती रही तो इसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान जरूर देगा। खन्ना जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो राजनीति हो रही है ये बहुत ही गलत बात है। सेना का नाम तो इसमें नहीं लेना चाहिए। सेना शुरू से ही अपॉलिटिकल रही है। किसी भी पार्टी, कोई भी जो पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में है या रूल कर रही है, वो किसी के इस बात नहीं आती है। तो प्लीज़ अब मैं सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्मी को please don't bring it into any dispute. Let them do their duty. Let them do it. Don't get involved into it as far as the politics is concerned. ये वही मैं मामला मैं कह रहा हूँ कि ये अननेसेसरी जो है आर्मी को उछाला जा रहा है, वो गलत बात है। सभी ने जो कह बहुत गलत कह रहे हैं। उसके बाद में इसके अंदर पॉलिटिक्स आर्मी को लेकर होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आर्मी को लेकर। लेट देम डू, दे आर वेरी प्रोफेशनल आर्मी एंड वी वांट टू बी अवे फ्रॉम एज फार द पॉलिटिक्स इज कंसर्न। प्लीज प्राची, हम जब विदेश में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े देशों में भी कितने रिस्पेक्ट किया जाता है। सेना के जवान अगर सड़क पर आ जाते हैं तो लोग ताली बजाते, जब तक वो सामने चलते तब तक ताली बजाते रहते हैं। हमारे यहाँ पर सामान्य तौर पर जब सामने से जाते हैं तब ताली नहीं बजाते, लेकिन जब कम से कम ऐसा कोई मॉक ड्रिल हो रहा हो, कोई शौर्य का काम हो रहा हो, तब तो सीना तान के उनको जय हिंद कहना चाहिए। ये तो गाली दी जा रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह की जहां बात आती है, उनको तो बिल्कुल इग्नोरेंस के पात्र है, उनको नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। कोई मानसिक संतुलन से बिगड़ा हुआ इंसान अगर कोई बात कह दे तो उसे नज़रअंदाज करिए। और रही बात सेना की, उनके शौर्य की, तो मैं, आप और भारत का हर एक नागरिक उनका ऐसा सम्मान करता है जो हमारे माँ बाप से भी ऊंचा हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ते हैं। उनकी बदौलत हम यहाँ चैन की नींद जागते हैं। और माफ़ कीजिएगा सुरेश जी, अगर ये किसी और देश की सेना होती और इसने जैसे पाकिस्तान की चीफ सेना है, वो कार्रवाई करती है और वो सत्ता पलट कर देती है। अगर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, हमारी सेना इतनी अच्छी, अगर इसने ऐसा कभी करा होता तो लोग यकीनन इसके साथ होते, क्योंकि ये पार्टियां इतनी गिर चुकी हैं, इतनी निश्चितम राजनीति करने के लिए कि देश को बेच सकती हैं, ये देश के लिए कोई भी समझौता कर सकती हैं उसकी आन बान शान से, जो सेना को गाली दे। इसलिए अगर कभी सेना ने ऐसा करा होता तो लोग इसके साथ खड़े हो गए थे सेना के, क्योंकि ये सेना अगर होती ना देश को चलाने वाली, तो इसने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होता। हम हाईली एजुकेटेड होते, हम डिसिप्लिन
मुमकिन होते, क्योंकि भारत की जो सेना है अपने दायरे में रहना जानती है, क्योंकि ये भारत की सेना है, हर घूंट पीना जानती है, ये भारत की सेना हमारे लिए मरना जानती है। घात लगा के हमारे पीछे पाकिस्तानी हमारे सैनिकों के गर्दन काट देते हैं, वो भाई वहाँ पर पड़े रहते हैं, उनकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है कि माँ बाप को भी 4 चितलों में बॉडी मिलती है। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को, उन गरीब परिवारों की, उन सैनिकों की हाय ना ले, उन बच्चों की जिन्होंने अपने पापा खोए हैं, जिनके बच्चों ने अपनी शहादत दी है, बलिदान दिया है। अरे इन लोगों को तो सलाम करना चाहिए। उनको हर रोज़ एक दिया, जो आपने कहा था, मैं अपने घर में जाके रोज़ जलाती हूँ वो दिया, कहीं पर भी हूँ, इवन अगर कहीं होटल में भी हूँ तो एक छोटी कैंडल जलाती हूँ उनके नाम की। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस सेना को इन्होंने नतमस्तक होकर नमन करना चाहिए, उस सेना को ये कहते हैं कि क्या सेना तो कभी भी कहीं भी कार्रवाई कर सकती है, और युद्ध जैसे हालात है बांग्लादेश में, सॉरी ये अपने वेस्ट बंगाल में इतने घुसपैठिए हैं वहाँ चक्कू। लेकिन फिर भी सेना वहां पर किसी कार्रवाई पे नहीं गई थी, वो तो एक रूटीन एक्सरसाइज पर गई थी। हम तो कह रहे हैं, और रूटीन एक्सरसाइज के लिए तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से स्टेट सेलिब्रेशन के तौर पर उसको मनाना चाहिए था। सेना के जवानों को हौसला बढ़ाना चाहिए था। हमारे राज्य के तमाम सारे लोगों को कहना चाहिए था कि आसमान में हमारे उड़ते जहाजों को देखो, रोड पर चलते टैंकों को देखो, जो आपको और समय में देखने को नहीं मिलेंगे। वो जवान आज आपके बीच आने वाले हैं और कलकत्ता के तमाम सारे स्कूलों को छुट्टे देके सड़क पर लाती। लेकिन ऐसा करना तब संभव होता जब ममता बनर्जी का मन, दिल, आंखें, सोच शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी होती। जब राजनीतिक स्वार्थ आता है तो ये सारी चीजों पर पर्दा पड़ता है, जो ममता का पड़ चुका है। हम परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या हो। सेना का मनोबल गिर सकता है। जब सेना के कार्यों और तैयारियों को राजनीतिक नजरों से देखा जाएगा तो सेना सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि सेना बिना किसी राजनीति और स्वार्थ के देश की सेवा करती है। ऐसे में सेना का मनोबल कम तो होगा ही। राजनीतिक दल सेना को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगेंगे। सेना के रूटीन अभ्यास पर कभी सवाल खड़े नहीं हुए। हमेशा सरकारों ने सेना का समर्थन किया, क्योंकि सेना भारत में हमेशा गैर राजनीतिक रही। ऐसे में राजनीति ने भी कभी सेना के रूटीन कार्यों में दखल नहीं दिया। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दल सेना के रूटीन कार्यों पर ही सवाल उठा रहे हैं। सेना की तैयारियों में खलल पड़ेगा। सेना रूटीन अभ्यास करती है दुश्मन से निपटने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए। अगर सेना रूटीन अभ्यास न करे तो सेना अपने काम को कैसे सही तरीके से अंजाम देगी? आतंकवाद से निपटने में सेना कमजोर हो सकती है। कश्मीर के बाद अगर देश में आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा है तो वो है नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल में आए दिन बांग्लादेशी आतंकी नंगा नाच नाचते रहते हैं। ऐसे में सेना का हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। दुश्मन को भारतीय सेना की रणनीति के बारे में पता लग सकता है। सेना अचानक कहीं भी रूटीन अभ्यास कर सकती है। ऐसे में सेना को अंदाजा हो जाता है अपनी ताकत का, तभी हमारी सेना हर स्थिति से निपटने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर कुछ नेता अपनी ओछी राजनीति की वजह से सेना के हर अभ्यास को चर्चा में ला देंगे तो सेना की रणनीति का पता लग सकता है दुश्मनों को। तो आपने देखा कि ये परिणाम हो गए, और इसलिए इन परिणामों से अगर हिंदुस्तान को बचाना है, सेना को बचाना है, तो हमको अपने आप को जगाना पड़ेगा, हिंदुस्तान को जगना पड़ेगा। नहीं तो इस देश के राजनेता ये चीज कभी होने नहीं। हम आपको अब दिखाते हैं राजू शुक्ला की बाइट। राजू शुक्ला जी की बाइट। इस मामले में अगर एक मुख्यमंत्री धरना देके एक तरह से सचिवालय में बैठा और मुख्यमंत्री कह रहा कोई परमिशन नहीं ली गई, चीफ सेक्रेटरी कोई परमिशन नहीं ली गई, इसके बाद अगर ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि नहीं परमिशन ली गई, तो इसका मतलब कि जो गुलाम नबी जी ने बात रखी है कि इस मामले में तथ्य सामने पेश की जाए, असलियत क्या है, आपको जो है फैक्ट सामने लाने चाहिए। उन्होंने खुल के इस बात को कही, क्योंकि मुख्यमंत्री नीचे वो कह रहे हैं परमिशन लियो, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। ये तो अजीब बात है, ये तो बहुत ही, और ये तो संविधान को इसके भी खिलाफ है कि आप बिना राज्य सरकार की अनुमति के सब कुछ करें। तो सरकार और तो कह रहे नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो भैया अगर जो है नेशनल इमरजेंसी कोई बात है तो और भी संदेहास्पद बयान है। और दूसरी चीज ये, फिर गुजरात में क्यों नहीं हुआ? गुजरात में भी इस तरह की आर्मी को लग के सब करना चाहिए। तो ये सिर्फ उन्हीं जगह पर कहाँ हो रहा है जहां विपक्ष है।
राजू शुक्ला जी को ये नहीं समझ में आता। राजू शुक्ला जी को ये समझना चाहिए किसी राज्य ने की हुई डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी लेना ये मुख्यमंत्री का काम है या केंद्र सरकार का काम है कि उनको दिया जाए। अगर राज्य के व्यवस्था के अंदर किसी अधिकारी के साथ डॉक्यूमेंटेशन का एक्सचेंज हुआ है तो ये तो उनकी सिस्टम है कि वो मुख्यमंत्री को दिया जाए या नहीं दिया जाए। वैसे अभी हमारे सूत्रों के अनुसार 4 डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, मोहर लगी है वेस्ट बंगाल की, बंगाल सरकार की, वो अब सेना सार्वजनिक करेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर क्या कह रहे हैं देखिए। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मुझे सदन को इस बारे में कहना है कि एक आर्मी का रूटीन एक्सरसाइज होता है जो पिछले कई वर्षों से जारी है। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स अ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन rather than correct aspect being pointed out. ये केवल त्यागी जी के बाद चलते हैं। त्यागी जी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये पोलराइजेशन जो पहले धर्म के नाम पर होता था अब राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे हो रहा है? देखिए, जब भी कभी देश में कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है फौज को बुला लिया जाता है और स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। चाहे वेस्ट बंगाल में बाढ़ आई हो या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स में पुल टूटा हो, जब भी कभी ऐसा हुआ फौज को बुला लिया। क्यों? क्या फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है? दरअसल में 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 13 लाख की फौज सरहद के ऊपर देश की रक्षा भी करे और तुम्हारे जब बाढ़ आए वेस्ट बंगाल में तो आपके काम भी आए, तब तो उनको नहीं दिखाई दिया कि फौज की कीमत क्या है। अब अगर उनके नालायक अफसरों ने चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया कि हम से ये परमिशन ले चुके हैं तो उसके लिए वो फौज के ऊपर उंगली उठाने लगे। मैं समझता हूँ कि ये एक अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। माफ़ी मांगनी चाहिए, ना केवल इनको बल्कि इनके हिमायतियों को भी पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सेना का अपमान है और सेना के अपमान का मतलब कि उनका जज्बा कम हो रहा है। सर माफ़ कीजिएगा, दरअसल में नंबरों से लड़ाई नहीं जीती जाती और गन से भी लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई जीती जाती है जज्बे से, और अगर एक दफ़ा सिपाही का जज्बा कम हो गया जो ये लोग करने के ऊपर आमादा हैं, तो बताइए कि देश की स्थिति क्या होगी। और यही पाकिस्तान चाहता है, यही चाइना चाहता है, यही हिंदुस्तान का दुश्मन चाहता है कि हमारे सैनिकों का जज्बा कम हो, और ये करने के लिए उनके तमाम हथकंडे राजनेता के भ्रष्ट तरीकों से अपनाए जा रहे। ममता बनर्जी की राजनीतिक कोई खींच हो समझ सकते हैं, ममता बनर्जी को मोदी का शत्रु नंबर 1 के तौर पर उभरना समझ सकते हैं। ये करने का लोकतांत्रिक अधिकार भी उनको है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन यह करने के लिए आपके पास जो संवैधानिक राजनीतिक हथकंडे हैं उसको आप अपनाइए, सेना को उसमें मत लीजिए। खन्ना जी के पास चलते हैं। खन्ना जी, सामान्यतः हम देखते हैं कि इस प्रकार की एक्सरसाइज जब भी होती है, मैं ये शो करने के पहले भी और तमाम कई बार ऐसी एक्सरसाइज के बारे में हम रिपोर्ट भी देख चुके हैं, कर चुके हैं। जहां भी एक्सरसाइज होती है वहां पर वो सब सेना का तामझाम देख के लोगों के मन में अपने देश के प्रति, सेना की शक्ति के प्रति, उसके कमिटमेंट, सामर्थ्य के प्रति एक गौरव जाग जाता है। ये गौरव बंगाल के आम लोगों में जगा होगा, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री में क्यों नहीं? खन्ना जी, देखिएगा, आर्मी के अंदर जो है, आर्मी के अंदर जो एक्सरसाइजेज वगैरह जो हम करते हैं, वो एक्सरसाइजेज क्यों करते हैं? ताकि जो वॉर के अंदर जो है कोई जो विनर ही होते हैं, सिर्फ कोई रनर अप नहीं होता है। और उसको अगर हमने वॉर विन करनी है या हमने कोई भी जो भी कार्य मिलता है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए जो हमेशा जो है ये एक्सरसाइज वगैरह चलती रहती है। ये रूटीन एक्सरसाइज है, इसके अंदर से कोई भी राजनीति नहीं लेनी चाहिए और इसके लिए पूरी मदद करनी चाहिए आर्म फोर्सेज के लिए, रादर देन डूइंग एनीथिंग टू टार्निश द इमेज ऑफ द आर्मी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्राची जी के पास। प्राची,
मैंने जो सवाल इनको पूछा था वही मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान के आम लोगों में ऐसी किसी प्रकार की कोई भी जब एक्सरसाइज देखने के बाद शौर्य से उनका सीना फूल जाता है, राजनेता का क्यों नहीं? क्योंकि राजनेता, कुछ राजनेता, सब नहीं, कुछ राजनेता, कुछ पार्टियों के वोट बैंक, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सेना अपना शौर्य कैसे दिखा रही है। उन्हें जब तक टेररिस्ट उनको नहीं मार रहे, उनके घर वालों को नहीं मार रहे, या उस शहर में बम नहीं फटा है जिस जगह पे उनके घर वाले कोई मरे या कुछ भी हो, उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तब तक वो उसकी निंदा नहीं करते हैं। तो उनका इसलिए नहीं शौर्य से दिल सीना चौड़ा होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं वोट ना कम हो जाएं। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने यहाँ दिल्ली में भी वोटर आईडी कार्ड्स दे रखे हैं, हम जैसे लोगों को, आम लोगों को वोटर आईडी लेने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उनको 1-2 दिन में ही मिल जाते हैं। दिल्ली की 19 विधानसभा सीटों जी और जी 3 हाँ लोकसभा सीटों पर जी हाँ बांग्लादेशी इतने निर्णायक है कि अगर वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं रहा तो उस जगह पर वो तय करते हैं कि कौन एमएलए और कौन एमपी बनेगा। मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करने की स्थिति, राजनीतिक ताकत बांग्लादेशियों के पास है। आसाम और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ बंगाल की तो छोड़ ही दीजिए। तो वही मैं कह रही हूँ आपसे, अगर इस तरह के बाहरी लोग हमारे जो राजनेता या हमको, हमारे स्टेट को चलाने वाला कौन होगा, वो भी अनपढ़ गंवार लोग, क्योंकि उनके वहाँ याद रखे जाहिलाना लोगों को ज़्यादा बढ़ावा है। वहाँ एजुकेटेड सोसाइटी कम है, क्योंकि एजुकेटेड जो होगा वो अपनी कंट्री से प्यार करेगा और वहीं पढ़ना लिखना या जॉब करना पसंद करेगा। पहली पसंद उसकी अपनी कंट्री होती। तो ऐसे जाहिल लोग जब हमारी कंट्री में आ जाते हैं घुसपैठिए बन के, जिनको हम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठिया कहते हैं, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो ये लोग क्या है, क्योंकि वो कभी हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा देश जो है वो सेकेंडरी रहता है हमेशा। तो जब उनके लिए हमारा देश सेकेंडरी रहता है तो हमारे साथ वो सौदेबाजी करते हैं। सेकेंडरी भी नहीं रहता, दुश्मन बन जाता है उसको हथियाने के लिए। तो वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमको कैसे पपट की तरह, कैसे हमको एक कठपुतली की तरह हमारे राजनेताओं का इस्तेमाल करा जाए। और माफ़ कीजिएगा, वो राजनेता जो हैं इस्तेमाल अपने आप को करवाते हैं और वो कहते हैं करो, क्योंकि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। वो क्या चाहते हैं, हमारे देश में धीरे धीरे सब चीज़ों को अपने अनुसार ढालना, कि लड़कियों पे बैन लग जाए, उनकी शिक्षा पे धीरे धीरे वो लड़कियां स्कूल जाना बंद करें, या माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि देश में अराजकता। अब यही नारंग जी के साथ हुआ था। माफ़ी चाहती हूँ, उस विषय को ला रही हूँ क्योंकि ये हम भुगत चुके हैं क्योंकि ऐसे राजनेताओं ने, उनको लाया कौन है? आप लगा देते आग उन झुग्गी झोपड़ियों में, कह देते खाली करनी है, क्या आप अतिक्रमण के काम को हटाते नहीं हैं? हटा दीजिए एक रात में, कौन मना करेगा आपको? जो गैर संवैधानिक तरीके से बनाई गई हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, उनको हटाया जाए तो ये सब निकलेंगे। बांग्लादेश में आज ये वेस्ट बंगाल में ऐसे हालात हो गए हैं कि बांग्लादेशी घुसे आ रहे हैं और वहाँ वो चाकू छुरी और वेपन्स लहराते हैं और वहाँ पर इतना गंदे मेरे को वीडियोस आते हैं, मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको भेजने वाली हूँ, आप खुद देखिएगा ऐसे वीडियोस जो टीवी पे नहीं आते हैं। मैंने एक संपादक को भी भेजे थे वो, तो उन्होंने देखा, वो बोलते हैं ऐसे वीडियोस तो कभी आते ही नहीं क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है, आप लोग दिखाते हैं इसलिए मैं आपको भेजूंगी। व्यक्तिगत किसी ने वीडियो बनाए हैं छुप के घर पे, बिल्कुल। हम टीपीएस त्यागी जी के पास। त्यागी जी, सामान्यतः आप और हम एक कॉमन मुद्दा उठाते रहते हैं, हम कहते हैं कि देश में राष्ट्रवाद जगे, हर के अंदर सैनिक पैदा हो, इसलिए उसको शिक्षा के साथ साथ सैनिकी शिक्षा देनी चाहिए। आर्मी के अंदर उसकी शिक्षा भी दी जाए और आर्मी में कुछ साल काम करना यहाँ के युवाओं के लिए कंपलसरी किया जाए, कम से कम कुछ पदों पर बैठने के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस और राजनेता बनने के लिए ये सेना में कुछ साल काम करना अनिवार्य किया जाए। क्या ये स्थिति अब तुरंत आ जाइए? और जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने नोटों पर की, काले धन पर की, वैसे नेताओं के मन में घुसे इस पाप को निकालने के लिए ये भी लागू किया जाए ना? त्यागी जी, तो बहुत जरूरी है सर। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस कंट्री के अंदर सभी युवकों को कम से कम 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिए।
इन्होंने लागू नहीं की, क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोला। हिंदुस्तान की आज़ादी में 1962 में, नेताजी सुभाष चंद्र की मौत में, बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलते रहे। पर अगर केवल एक ये कदम हो गया होता, या आज भी ये कदम हो जाए और हर जिले में एक सैनिक स्कूल खोल दिया जाए जहाँ सैनिकों जैसे विचार रखने वाले लोग पैदा हों, तो फिर देश में इस किस्म के राजनीतिज्ञ कभी टॉप पे नहीं आ पाएंगे। पैदा ही नहीं हो पाएंगे। मैं इस हम बात का उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, ममता बनर्जी सेना से माफी मांगे। सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सेना ने हर कार्य गैर राजनीतिक और नियमों में रहकर किया है। ऐसे में ममता बनर्जी को सेना से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सेना राजनीतिक दलों के दबाव में आए बिना कार्य करे। अगर सेना से कोई गलती हो गई होती तो ये राजनीतिक दल सेना पर तरह तरह के आरोप लगाते, लेकिन सेना अपना हर कार्य गैर राजनीतिक तरीके से और देश हित को सर्वोपरि रखकर करती है। तो ऐसे में सेना को बिना किसी दबाव के काम करना चाहिए। जनता ओछी राजनीति करने वाले को सबक सिखाए। जनता को ध्यान रखना चाहिए कौन देश हित और कौन जनता के हित में कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों को जनता मौका मिलने पर तुरंत सबक सिखाए, जो देश की सेना को राजनीति में घसीटने के साथ सेना को झूठा साबित करने में लगे हैं। केंद्र सरकार सेना पर सवाल उठाने वाले दलों का संसद में पर्दाफाश करे। वैसे तो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने ममता बनर्जी की राजनीति को सबके सामने रख दिया है। ऐसे में अभी जरूरत है कि सभी दल आगे आकर सेना के रूटीन अभ्यासों पर सवाल खड़ा करने वालों से सवाल जवाब करें। तीनों अतिथियों के पास चलते 10-10 सेकंड का कमेंट लेते। खन्ना जी, 10 सेकंड में उपाय। तो ये कहना चाहूँगा कि आर्मी को जैसे अपॉलिटिकल रही है 1947 के बाद, हालांकि अगर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान और आर्मी एक ही फौज में थे 47 से बाद में, कैसे अपॉलिटिकल रही है इसी तरीके से रहना चाहिए। और उसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक कोई भी जो है राजनीतिक को इसके ऊपर जो ना कोई उछालन करना चाहिए। लेट देम डू देयर ड्यूटी एंड दे विल take care of you. They will take care of the nation. They will take care of each and every citizen. Don't interfere with them. बिल्कुल। त्यागी जी, मैं एक उपाय क्या बताना चाहता हूँ, और मेरे इस उपाय में कोई बजट एस्टीमेट इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर कोई संविधान का संशोधन भी इन्वॉल्व नहीं है, और सिर्फ आवश्यकता है एक ऑर्डिनेंस जारी करने की, और जो तुरंत किया जा सकता है। और वो ऑर्डिनेंस क्या होगा? वो ऑर्डिनेंस ये होगा कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अब आज के बाद गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदावर्ज, सत श्री अकाल, ये सब नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य स्तर पर जय हिंद बोलना होगा, और जय हिंद ही बुलवाना होगा। चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मैं समझता हूं कि जो सुदर्शन न्यूज़ का नारा है, वही नारा हिंदुस्तान का भी बन जाए, जय हिंद। बिल्कुल। और इसलिए जब से सुदर्शन शुरू हुआ है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना, इस नारे के साथ हमारा टेलीफोन ऑपरेटर हो या हम आपस के कम्युनिकेशन में, कन्वर्जन में भी, बातचीत में भी जय हिंद कहते हैं। हमारे एंकर तो कहते ही कहते हैं, हम बातचीत में भी कहते हैं। यही बात जो ऑर्डिनेंस लाने और देश को आदेश करने की त्यागी जी कह रहे हैं, मैं कहता हूं वो जब इस देश की सत्ता करेगी तब करेगी, क्यों ना हम इसी क्षण से इसको लागू करते। प्राची, मैं तो सिर्फ एक ही आपको परिणाम, मतलब इसका लास्ट का बोलना चाहूंगी, कंक्लूजन यही कंक्लूजन है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या उनके कैबिनेट के सारे मिनिस्टर, और देश की जनता से वोटिंग भी ली जाए अगर ज़रूरत है। वैसे मुझे नहीं लगता वोटिंग की ज़रूरत है। सेना को ये झूठी मूठी छूट देना बंद करे, पूरी छूट दें कि अगर सेना के किसी प्रमुख को लगता है वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी अभी उस स्थिति, अभी उस पर नहीं जाना चाहिए। नहीं, बस एक बात बोल, एक बात जो आपने कहा, उन्हें कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ऐसा कहने से उसको ममता जैसे लोगों को बहाना मिल जाए। उन्हें रूटीन एक्सरसाइज वो कहीं पर भी करने की उन्हें छूट हो। सेना को इस तरह की वो तो छूट दी जाए, क्या वो छूट है? छूट होनी चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, कई चैनल हैं जिन पे प्रतिबंध लगते लगते रह गया, उन चैनल के रिपोर्टर्स जिस समय आतंकी हमला होता है या कोई भी छोटी कार हो रहा होता है, वो बोर्ड दिखाते हैं, साइनिंग बोर्ड,
वो दिखाना बंद करें, मेरे सैनिक का चेहरा दिखाना वहां पर बिल्कुल, बंद करें। बिल्कुल, धन्यवाद आप तीनों का। मैं आभारी हूं, समय की कमी है बातचीत के लिए बहुत, और जहां बात सती संत और सेना की आ जाती है, सैनिक की आ जाती है, वहां पर हिंदुस्तान के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास स्वाभिमान जागृत हो रहा है, ऐसी चीजें बहुत है। लेकिन 1 घंटे के इस कार्यक्रम में हम इस देश के उन तमाम राजनेताओं को जिन्होंने सेना को राजनीति में लिया है, उनको हिंदुस्तान का इरादा समझाने में कामयाब रहे। हम आशा करते हैं कि बिंदास बोल की ये बोल वो समझेंगे और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।